हे गाइस, दिस इज स्वीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक वुल्वरीन की सीरीज, जिसको आज तक मैंने अपने चैनल पे कभी शेयर नहीं किया। मतलब वुल्वरीन हमें बहुत सारे कॉमिक्स में पहले ही नजर आ रहा है, जैसे कि एक्समैन की सीरीज हो गई, एवेंजर्स की सीरीज हो गई, न्यू एवेंजर्स हो गई, डार्क एवेंजर्स हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी वुल्वरीन की सीरीज चल रही हैं, क्योंकि बेसिकली 2008 से 2009 का एक ऐसा पीरियड था जब वुल्वरीन मार्वल कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स से बाहर यानी कि मूवीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया था। इसी टाइम मार्वल ने जो थी यानी कि एक्समैन की रिलीज़ करी थी मूवी एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, और उसके बाद से वुल्वरीन को काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपोजर मिला था। और ये एक यही वजह है जिस वजह से आपको इस दौरान जो है वुल्वरीन हर एक कॉमिक के अंदर नजर आने वाला है, चाहे वो एवेंजर्स की कॉमिक हो, एक्समैन की कॉमिक हो, उसकी स्टैंड अलोन सीरीज हो, हर जगह में वुल्वरीन नजर आ रहा था। क्योंकि मार्वल ने बोला कि जब लोगों को ये पसंद है तो उसको हर जगह डालो भाई, पैसे कमाने पैसे। तो इसीलिए अब जब हम डार्क एनन उतना शुरू कर चुके हैं, तो इससे पहले मैंने वुल्वरीन की कोई सीरीज स्टार्ट नहीं करी थी, इसलिए इसकी बैक स्टोरीज आपके लिए थोड़े जानना मुश्किल होगी। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें इंट्रो में आपको सब कुछ समझा दूं। तो दरअसल कुछ टाइम पहले जब वुल्वरीन के पास हाउस ऑफ एम की इवेंट के बाद उसकी सारी की सारी मेमोरीज आ जाती हैं, तो वो अपने पास्ट की चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है और उनको खोजना शुरू करता है, क्योंकि उससे पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन के पास उसकी पूरी मेमोरीज नहीं मौजूद थी। तो इसी बीच वुल्वरीन को ये पता चलता है कि उसकी जापान में कहीं एक लड़की से शादी होती है और वहाँ पे उसका एक बच्चा होता है। लेकिन वो लड़की जब मर जाती है तो वुल्वरीन समझता है कि मेरा बेटा जो है वो भी मर चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बेटा दरअसल वुल्वरीन का होता है और उसके पास भी कुछ हीलिंग फैक्टर्स टाइप की चीज़ें होती हैं और वो जिंदा बच जाता है। और वही बेटा आगे जाके डैकेन बनता है, जिसको हम डार्क एवेंजर्स की सीरीज के अंदर देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने वुल्वरीन की जगह उसको रख लिया है। तो ये सारी कहानी हमारी उसके बाद से कंटिन्यू होती है और हम देखेंगे कि अब इसके हवाले से हम लोग क्या और नई चीज़ें देखने वाले हैं वुल्वरीन के हवाले से, और इसकी स्टोरी के अंदर क्या क्या नए नए ट्विस्ट हमें मिलने वाले हैं। सो गाइस, चलिए आई होप कि आपको यहाँ से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम इस सीरीज़ के अंदर क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई है तो फिक्र नहीं कीजिए, क्योंकि इस कॉमिक के अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस, ये स्टोरी आर्क हमारे पास जो है तकरीबन 4 कॉमिक्स के अंदर होने वाला है, तो हम इनको 4 एपिसोड के अंदर अपने चैनल पे शेयर करेंगे, जैसा हम किया करते हैं। तो इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और ऑसम कंटेंट आप मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक बार के अंदर, जहाँ पे वुल्वरीन बैठा होता है और उससे मिलने के लिए यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी आए हुए होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा डैकेन, क्या तुम जानते हो कि इस वक्त कहाँ है? तो लोगन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो फ्यूरी बोलते हैं कि मैं उसको जानता हूँ कि इस वक्त कहाँ है, और एटलीस्ट कम से कम मैं इतना तो जानता हूँ कि 7 घंटे पहले वो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद था तुम्हारा कॉस्ट्यूम पहन के, और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए वुल्वरीन खेल रखा है। मतलब तुम्हारे रूप में वो घूम रहा है वुल्वरीन बन के, और तुम्हारा नाम उसने ले लिया है। और आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो वुल्वरीन बोलता है कि चलो अच्छी बात है, लगता है कि अब मुझे कुछ टाइम के लिए फिर वेकेशंस पे चले जाना चाहिए। तो बोलता है कि हाँ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अपनी सैंडल्स वगैरह पैक करने से पहले मेरी एक बात ज़रा गौर से सुन लेना जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी साबित होने वाली है फ्यूचर के अंदर। तो वुल्वरीन बोलता है निक फ्यूरी से कि तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुम्हें अपने बेटे के बारे में कुछ भी बताने वाला हूँ? तो वहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं क्योंकि अगर तुम मुझे अपने बेटे के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा वेपन एक्स प्रोग्राम के बारे में। तो लोगन उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बोलता है कि वेपन एक्स प्रोग्राम, उसके बारे में मैं ऑलरेडी सब कुछ जानता हूँ, मैं वहीं पे मौजूद था, मैं ही वो वेपन एक्स प्रोग्राम था, और जो चीज़ें उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ तो वह अपनी मैं मर्जी से नहीं जानना चाहता हूँ। तो ये टोट के अपने अगली बार ट्राई करना निक फ्यूरी। तो वहाँ पे निक फ्यूरी बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ क्या तुम नहीं जानना चाहते कि रोमुलस कौन था और उसके बारे में हर एक चीज़? तो वो लोग मिलता है कि सर 1 मिनट, इसका मतलब वो जिस साइबर से तुमने बात करी थी वो तुम ही थे? तो बोलता है निक फ्यूरी कि हाँ वो मैं ही था। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और उसमें तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो जो है एक बहुत खतरनाक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है जिसको वेपन एक्स प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि हमारे यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला।
हम आज तक यही समझते आए थे कि इस सबके पीछे कैनेडियन गवर्नमेंट का हाथ है, उन्होंने वेपन एक्स प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन जब हमने कैनेडियन गवर्नमेंट से इस बारे में बात करी थी तो उनको पता भी नहीं था कि उनके कान के नीचे, उनकी नाक के नीचे एक डेवलपमेंट हो रही है जो कि बायो वेपन्स को बना रहे हैं। मतलब कैनेडियंस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो लोगन बोलता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर चुका हूँ, मुझे सब कुछ याद है। तो बोलता है कि ऑफ कोर्स तुमने उनके लिए काम किया है, तुमने हमारे लिए भी काम किया है, तुमने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया है क्योंकि तुम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी चीज़ बन गए थे जिसको लोग सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते थे और हर कोई तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन कोई भी बात ये नहीं जानता था कि तुम्हें क्यों बनाया गया, लेकिन सबको ये पता था तुम्हें किस लिए बनाया गया है। सब जानते थे कि तुम क्या कर सकते हो और एटलीस्ट कम से कम मेरे हिसाब से तो यही उन्होंने सोचा होगा। लेकिन हम उस वक्त जो है इतना बड़ा नहीं सोच रहे थे जितना तुम्हारे इस प्रोग्राम के साथ चल रहा था। क्या नाम हुडसन तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है? तो वुल्वरीन अपने दिमाग में सोचता है एक पास्ट की कहानी और बोलता है कि ये नाम दोबारा, जब सेवरटूथ ने सिल्वर फॉक्स को मार दिया था और जब मैं उससे निपटने के लिए वहाँ पे आया तो उसके बाद मुझे हुडसन बे नाम की कंपनी के अंदर काम करना पड़ा था। और लोगन बोलता है कि हाँ मैंने ये नाम सुना हुआ है, मैं जानता हूँ इसको। और वो लोगन अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि जब मैं वहाँ पे काम ही कर रहा था उसके बाद मुझे एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में डाल दिया गया जहाँ पे एक साइबर भी काम किया करती थी और मुझे बताया गया कि ये सारी की सारी कंपनी जो एक हुडसन नामी इंसान है जो कि चला रहा है कहीं बाहर से। और उसके बाद वहाँ पे मुझे मिला जेम्स हुडसन, यानी कि जिसका नाम मैक के नाम से जाना जाता है। मैं उन दोनों से तब मिला था जब ठीक मैं वेपन एक्स प्रोग्राम से भागा था। वो लोग मुझे उस जंगल के अंदर मिले थे और वो मैक ही था जिसने मुझे अल्फा फ्लाइट से मिलवाया और उसके जरिए मैंने उनकी टीम को ज्वाइन किया। और अल्फा फ्लाइट के फर्स्ट मिशन के ऊपर ही मुझे हल्क से निपटने का काम दिया गया था और उसके जरिए मैं तुम लोगों तक पहुंचा, यानी अमेरिका तक। मैं दुनिया की किसी भी खतरनाक कोने में चले जाऊं और जो कुछ भी मेरे साथ बुरा होता है उसके पीछे हुडसन नाम जरूर आता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। तो वो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ साइबर ने मुझे बताया था तुम्हारी उस ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर जो कि वेस्टर्न कनाडा के अंदर है और वो वहाँ पे एज अ ट्रेनर काम किया करता था और वो उसके मुताबिक तुम दोनों पहली बार वहीं मिले थे। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और निक फ्यूरी बोलते हैं और उसने मुझे ये भी बताया कि उस वक्त वहाँ का जो इंचार्ज हुआ करता था उसका नाम हुडसन हुआ करता था। तो वुल्वरीन बोलता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता है, लेकिन तुम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हो? क्या तुम इस हुडसन नाम के बारे में कुछ और जानते हो कि ये कौन शख्स था और ये क्या करता था? तो लोगन बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। निक फ्यूरी बोलते लेकिन मैं जानता हूँ। उसका पूरा नाम फ्रेडरिक हुडसन था, उसके ब्रदर का नाम एलियस हुडसन था और वही जो था उस हुडसन बे कंपनी का ऑनर हुआ करता था जिसके लिए तुम काम किया करते थे। फ्रेडरिक और एलियास जो थे वो लास्ट फैमिली डिसेंडेंट थे अपनी लाइन के अंदर से। वो उनके पेरेंट्स जो थे एक पैसेंजर बोट के अंदर जा रहे थे जो कि वैंकूवर के आइलैंड के करीब डूब गया था और उनकी सिस्टर भी जो है इस सेंचुरी के शुरू होने के पहले वो मर चुकी थी और उसका नाम एलिजाबेथ हुडसन था और वो तुम्हारी मदर थी। तो लोगों ने बोलते क्या मतलब, तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? तो निक फ्यूरी बोलते कि बस इतना ही, मैं सिर्फ उसका नाम ही जानता हूँ और उसका नाम जानने में ही मुझे सालों लग गए हैं कि मैं उसका नाम जान सकता। लेकिन जिस चीज़ को मैं फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, जो चीज़ मैंने पता लगाने की कोशिश करी उसके मुताबिक इस पूरी की पूरी हुडसन फैमिली के पीछे किसी का साया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस साया का वो सिर्फ साया नहीं बल्कि उसका कोई नाम भी है। तो लोगन बोलता है कि रोमुलस, मतलब रोमुलस इन सब के पीछे है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो मेरी बात। एलियस हुडसन जो था उसने अपने ऑफिस के अंदर सुसाइड कमिट कर ली थी उस तुम्हारे कंपनी छोड़ने के कुछ टाइम बाद ही, लेकिन किसी ने भी उसको सुसाइड करते हुए नहीं देखा। फ्रेडरिक जो था वो भी मारा गया था एक ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर, जिस ट्रेनिंग फैसिलिटी को वो देख रहा था और उसके रीजंस भी आज तक हमें नहीं पता चल पाए कि वहाँ पे क्या हुआ था। और इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हुडसन फैमिली जो है वो खत्म हो चुकी थी क्योंकि दोनों भाइयों में से किसी के भी कोई बच्चे नहीं हुआ करते थे और एटलीस्ट कम से कम उनकी बीवियों से तो नहीं हुआ करते थे। लेकिन बाद में ये बात पता चली थी कि फ्रेडरिक जो था उसके सेक्रेटरी के साथ कुछ रिलेशन थे और उसके जरिए उसका एक यंग बच्चा पैदा हुआ था और उस औरत ने उस बच्चे का नाम फ्रेडरिक के नाम पे रखा था और यहाँ तक कि उसने जो है सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं बल्कि अपना लास्ट नेम भी अपने बच्चे को उसका ही दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि जो लड़की उससे प्रेग्नेंट थी उसके बच्चे के साथ, जब उसने उस बच्चे को पैदा कर दिया उसके 2 दिन बाद ही उसकी बेडशीट के जरिए वो हॉस्पिटल की खिड़की से लटक रही थी, मतलब उसकी जान ले ली गई। तो मतलब फ्रेडरिक हुडसन 2 जो था उसको एक ऑर्फनेज के अंदर वो पला बड़ा। अल्टीमेटली उसका भी एक दिन खून हो गया एक बार के अंदर, जब वो 30 साल की उम्र का था। बार में एक फाइट हुई और उसके बीच उसको किसी ने आगे छुरा घोंप दिया जिससे उसकी वहाँ पे मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के साथ साथ उसने अपनी कहानी ख़त्म नहीं करी। उसके मरने से पहले उसने जो है अपने 3 बच्चे पैदा किए थे और 3 अलग अलग बेटे 3 अलग अलग औरतों से, जिसमें से पहले का नाम टेरेट हुडसन था और जो बड़ा होकर प्रोफेसर बना था जिससे तुम मिल ही चुके हो, जिसने तुम्हारे अंदर ये एडामेंटियम भरा है। और दूसरे का नाम विक्टर हुडसन था जो कि पैदा ही गूंगा और बहरा हुआ था। विक्टर जो था एक सॉलिट्यूड के अंदर रेस किया गया था उसकी मदर ब्रायंस के साथ, लेकिन उसकी माँ एक दिन जो है चर्च के अंदर आई और ये क्लेम करने लग गई कि उसने जो है एक डेविल के बेटे को जन्म दिया है। उसने जो है डेविल से एक रात पहले मुलाकात की थी और वो डेविल से उससे बात करने नहीं बल्कि उसके बच्चे को साथ में लेने आया था और वहाँ पे खड़े होकर जब वो कन्फेस करती तो उसी चर्च के अंदर उसने गन से अपना दिमाग उड़ा दिया और उसके बाद से विक्टर हुडसन को आज तक किसी ने नहीं देखा। और आखिरी उस लाइन के अंदर जो था तुम्हारा दोस्त जेम्स हुडसन हुआ करता था जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एच था। तो वो बोलता कि मैं उसको जानता हूँ कि वो जेम्स कौन है।
तो निक फ्यूरी बोलता है कि जानते थे, मेरा मतलब अब वो मर चुका है, मतलब उसको भी मार दिया गया है। तो अब मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आता हूँ जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मैं इस नतीजे पे पहुंचा सारी रिसर्च करने के बाद कि हुडसन फैमिली जो है वो दरअसल सिर्फ प्यादों का काम कर रही थी रोमुलस के लिए, जो कि उनको पिछली 1 सेंचुरी से इस्तेमाल करते हुआ आ रहा है पपेट्स की तरह। और वो देखता है जब उनसे उनका काम हो जाता है तो वो उसको उस बोट पे से हटा देता है, उनका काम तमाम कर देता है। लेकिन देखा जाए तो तुम भी एक हुडसन हो, क्योंकि तुम भी हुडसन फैमिली से और तुम्हारा भी एक बेटा है, लेकिन तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। तो इसका मतलब यही है कि हुडसन ने तुम दोनों के लिए कुछ सोच रखा है। तो लोगन बोलता है कि उसने हमारे लिए ऐसा क्या सोचा होगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि मेरा जहां तक ख्याल है उसने तुम दोनों के लिए वेपन एक्स प्रोग्राम सोच के रखा था। तो लोगन बोलता है कि वेपन एक्स ये एक पास्ट की चीज है फ्यूरी, तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। और वेपन एक्स के बाद जो कुछ भी आया वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी। उन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन वुल्वरीन बनाने की कोशिश तो करी, लेकिन उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ, वो दोबारा वेपन एक्स जैसा कुछ और नहीं बना सके, और उसकी वजह ये थी क्योंकि वेपन एक्स ने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हें रोमुलस ने बनाया था, इसी वजह से तुम कामयाब रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वेपन एक्स प्रोग्राम जो था वो सिर्फ मुझे कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो बोलता कि हाँ, हो सकता है उसका सेकेंडरी गोल ये हो, लेकिन उसका प्राइमरी गोल वो कुछ और था। उसका प्राइमरी गोल ये था कि इस प्रोजेक्ट को, यानी कि तुम्हें जो है अपग्रेड किया जाए, तुम्हें एक ऐसी स्पीड सौंपी जाए जो कि तुम न्यू एज के सुपर हीरो से लड़ सको। एक वेपन जो कि फ्लैश और बोन से बना हुआ वो उन लोगों के लिए काफी नहीं था। वो लोग चाहते थे कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, इसको अनब्रेकेबल बनाया जाए। तुम जो थे पहले से लोगों को मारने के लिए बने थे लोगन, लेकिन वेपन एक्स के जरिए तुम्हें एक ऐसी मशीन बना दी गया जो कि सुपर हीरोज को मारने के काबिल रहे। तो वुल्वरीन पूछता है तो तुम्हारे हिसाब से रोमुलस यही सब चाहता था, वो यही सब चाहता था, लेकिन उसको ये सब मिल ना सका। कम से कम तुमसे तो ये सब ना मिल सका, क्योंकि जब चार्ल्स एक्सेवियर तुम्हें एक्समैन में अपने साथ ले गए तो तुम उनके साइचेक प्रोटेक्शन के अंदर थे। इसी वजह से रोमुलस कभी तुम्हारे पास आ नहीं पाया, ना ही तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस पाया। इसके जरिए तुमने उसका काम स्लो ज़रूर कर दिया, लेकिन तुमने उसको रोका नहीं था। वो अभी इस दुनिया में भटक रहा था, देख रहा था कि किस तरह से वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। मेरे हिसाब से 1 सेंचुरी से ज़्यादा जो है रोमुलस सिस्टमेटिकली हर चीज़ को लेके चल रहा था। वो एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाने की सोच रहा था, जो कि पहले तुम थे। लेकिन जब तुम उसके ट्रैक पे से हट गए, जब वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहा, तो उसने अपने ट्रैक्स को स्विच कर लिया। डेकिन जो था वो नेक्स्ट जनरेशन वुल्वरीन था बाय बर्थ, लेकिन वो भी जो था रोमुलस के लिए काफ़ी नहीं था। और इसीलिए मेरा जहाँ तक अंदाजा है वो तुम्हारे बेटे डेकन को सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन वुल्वरीन नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन एक्स में बदलना चाहता है। अगर देखा जाए तो तुम्हें बनाया गया था सुपर हीरोज को मारने के लिए, तो लॉजिकली इनका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो एक ऐसा वेपन क्रिएट करना होगा जिसके जरिए वो तुम्हें मार सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरे हिसाब से पॉसिबल है। और इस तरह हम लोग यहाँ पे साइक्लॉप के पास भी शिफ्ट होते हैं और निक फ्यूरी जो है अपनी बात भी बोल रहे होते हैं और बोलते हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, टेलीकॉन्फ्रेंस थी बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और सिल्वर सुमोराई यानी कि हरादा के बीच, और वो किसी एक शॉट के बारे में बात कर रहे थे। और बेसिकली हम देखते हैं कि ये शॉट इस वक्त यहाँ पे जो है स्कॉट के पास मौजूद होती है, और एमा पूछती है कि तुम यहाँ पे ये क्या कर रहे हो। तो लोगन बोलते हैं क्या मतलब, तुम उस शॉट के बारे में जानते हो। फ्यूरी बोलता है कि हाँ, वो मूरा मासा ब्लेड, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो लोगन बोलता है लेकिन ये बताओ कि इसका उससे लेना क्या देना है, मतलब डेकन और वेपन एक्स का इससे क्या लेना देना उस शॉट के जरिए। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये दोनों चीज़ें मिलके एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन एक्स बनाएंगी, और मेरे ख्याल से रोमुलस सिर्फ यही चाहता है कि ये दोनों चीज़ें जल्द से जल्द एक साथ आ जाएं। तो लोगन बोलते हैं क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है। तो बोलता है कि अगर देखा जाए तुम्हारे क्लॉज वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं, वो बहुत ज़्यादा एक टैक्टिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको जो है कोई डिसार्म नहीं कर सकता है, लेकिन उनको जो मजबूती देती है वो एडामेंटियम देती है। जब वो एडामेंटियम के अंदर इनकेस किए गए, उससे बेहतर फिर और कोई चीज़ नहीं है। इसके जरिए तुम हार्डेस्ट टारगेट्स को भी डाउन कर सकते हो। तुम्हारा बेटा, उसके पास भी क्लॉज हैं, लेकिन उसको अभी किसी ना किसी मेटल के अंदर इनकेस करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से वो जो ब्लेड है वो भी एक मेटल की बनी हुई है, और वो लोग डेकन को उस मेटल के अंदर इनकेस करना चाहते हैं जो कि एक खतरनाक से खतरनाक टारगेट को गिरा सके, और वो टारगेट कोई और नहीं बल्कि तुम होगे। मतलब वो तुम्हारे बेटे को शॉर्ट के मेटल से जो है इनकेस करना चाहते हैं उसके क्लॉज को, ताकि उसके ज़रिए तुम्हें वो मार सकें। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि मारा मूसा ब्लेड एक ऐसा ब्लेड है जिसको खास कर बनाया गया था वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर को ख़त्म करने के लिए। इसके ज़रिए वुल्वरीन को जान से मारा जा सकता है। तो लोगन बोलता है ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसको ये दोनों चीज़ें किस तरह से मिलानी है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं लेकिन थिंकरर जो है वो जानता है कि ये सब कैसे करना है, और अभी कुछ टाइम पहले वो न्यूयॉर्क में देखा गया है। मेरा मतलब कल ही वो देखा गया है, और वो इस शॉट के पीछे है। लोगन, तो बताओ मुझे कि वो शॉट इस वक्त कहाँ मौजूद है। और इस तरह हम साइक्लॉप और एमा की तरफ शिफ्ट होते हैं कि मैंने तुम्हें बताया है साइक्लॉप के नॉर्मन ऑसबर्न की टीम के अंदर ये वुल्वरीन नहीं है। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये उससे भी बुरा है, ये उसका बेटा है। तो एमा बोलती है फिर तो वुल्वरीन को इस मामले में डील करने दो, हमें यहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए। तो साइक्लॉप बोलता है कि अब ये मेरा स्टाइल नहीं रहा एमा, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि वो वहाँ पे उसको वुल्वरीन बुला रहा है, और वो रियल वुल्वरीन लोग उसको समझ रहे हैं। तो मतलब उस टीम के अंदर वो जो कुछ भी करेगा उसका सीधा सीधा असर हम एक्स-मैन के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसको गिराना।
एमा बोलती है लेकिन हम नहीं जानते कि उसकी क्या नेचर है, हम उससे पहले मिले नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो हमारा कैसा रिएक्शन देगा, वो हमारे साथ आएगा भी कि नहीं। तो साइक्लोप बोलता है कि तुम जो हो डेकन के दिमाग के अंदर घुस चुकी हो एमा, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या करेगा। तो एमा बोलती है कि अगर तुमने वुल्वरीन के बेटे को मार दिया तो ये बात याद रखना कि वुल्वरीन तुम्हें नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें मारने के लिए हर एक कोशिश करेगा और तुम उसको फिर किसी भी तरीके से नहीं रोक सकते हो। तो वहीं पे साइक्लोप वो ब्लेड निकालता है और बोलता है कि ये ब्लेड रोकेगी वुल्वरीन को। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पे डेकन को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और लोगन भी बोलता है कि हमें जो है सैन फ्रांसिस्को जाना होगा। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि ठीक है फिर मैं ड्राइव करूँगा। तो लोगन बोलता है क्या तुम्हें इससे बढ़िया कुछ और चीज़ नहीं मिली। तो बोलता है कि हाँ इससे बढ़िया कुछ नहीं मिला, ये एक प्रोटोटाइप है। और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी जैसे वो बटन दबाते हैं वो ट्रक जो है एक ज़बरदस्त किस्म की स्पेसशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और बोलता है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसकी इजाज़त नहीं दी और ये वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई थी तो मैंने इसको चुरा लिया। तो लोगन बोलता है कि वैसे आजकल के तुम्हारे करतूत देखते हुए मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो निक फ्यूरी बोलता है कि इसको मैंने 7 साल पहले चुराया था। और इस तरह वो लोग वहाँ से उस प्लेन के जरिए निकलते हैं और प्लेन के अंदर लोगन बोलता है कि हैंक मेरी स्क्वाड से बात कराओ जल्दी फ़ौरन। तो हैंक बोलता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं करा सकता हूँ लोगन। तो लोगन बोलता है क्या मतलब तुम मेरी बात नहीं करा सकते हो। तो बोलता है कि स्कॉट जो इस वक्त बिल्कुल रेडियो साइलेंट चले गया है, मैं उसकी पोजीशन भी ट्रायंगुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया, उसने कुछ बताया भी नहीं। तो लोगन बोलता है क्या मतलब, वो ऐसे कहाँ पे चले गया, तुम्हें कुछ तो पता होगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि लोगन के दिमाग के अंदर एक टीज उठती है और बेसिकली एमा फ्लॉर उसको दिमाग के जरिए बताती है कि लोगन मैं एमा हूँ और स्कॉट ने जो है एक टीम तैयार करी है और वो न्यूयॉर्क जा रहा है तुम्हारे बेटे से लड़ने के लिए। उसने मुझसे कहा है कि वो उसको सिर्फ वॉर्न करने के लिए जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है क्योंकि उसके पास वो मारा मूसा ब्लेड है और वो अपने साथ उसको लेके जा रहा है। तो लोगन बोलता है इसकी तुम मैं न्यूयॉर्क फ्यूरी, हमें न्यूयॉर्क जाना होगा जल्द से जल्द। और लोगन बोलता है कि एमा तुम्हें मेरा मैसेज स्कॉट को देना होगा, उससे कहो कि मेरे बेटे डेकिन से दूर रहे, उसके करीब जाने की जरूरत नहीं है। तो एमा बोलती है लोगन मैं समझती हूँ कि तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो, लेकिन तो वुल्वरीन बोलता है कि एमा तुम बात समझ नहीं रही हो, ये एक ट्रैप है। वो जो है साइक्लॉप को खुद जानबूझ के वहाँ पे बुला रहा है, डेकिन चाहता है कि वो ब्लेड को वहाँ पे ओपन में लेकर आए ताकि वो उसे छीन सके। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरे पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और साइक्लॉप ने बेसिकली अपनी एक टीम तैयार की होती है जिसके ज़रिए वो ब्लेड लेके वहाँ पे पहुँच गया होता है। टू बी कंटिन्यूड।